हेलो, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th भारतीय वन ज्योग्राफी का अध्याय नंबर 7, जिनका नाम है कृषि संसाधन। ये उसका पार्ट 2 होगा। कल हम लोग पार्ट 1 प्रकाशित किए थे, जिसके बारे में हम लोग बताए थे कि भारत में कृषि का क्या महत्व है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या था कि हमारे लिए कृषि एक महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए मानी जाती है क्योंकि 140 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन कराती है और देश की आधे से अधिक आबादी को वह एक रोजगार का अवसर देती है, यानी प्रत्यक्ष रोजगार देती है। साथ साथ भारत की बहुत सारे उद्योग जो हैं वह कृषि आधारित उद्योग हैं। तो इतने उद्योग के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है। अर्थात कुल मिलाकर के देखा गया तो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सौभाग्य सौभाग्य की बात यह भी है कि विश्व में जितने देश हैं तो भारत के लिए एक प्रकृति प्रदान जो चीजें हैं वो बड़ा सुंदर है। यहाँ की भूमि जो है वो समतल है, मानसून अच्छी है और सबसे अधिक कि यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ के जो मौसम है वह पुष्पों के फूलने और पकने के लिए बड़ा ही उपयुक्त मानी जाती है। इसीलिए हमने देखा कि भारत में जितने प्रकार की फसलें हैं सब उगाई जाती है और उसके लिए कुल 3 ऋतुओं हमने वर्णन किया। और कृषि के कई प्रकार भी थे, हमने देखा, जिनमें स्थानांतरित कृषि थी, गहन कृषि थी, बागवानी कृषि थी। नहीं, ये तमाम सी बातों को हमने पिछले अध्याय में देखा था, यानी पिछले पार्ट में देखा था। पार्ट 2 में अब देखेंगे हम लोग। ये तो पार्ट पिछले का थोड़ा सा वर्णन था। हम लोग लास्ट में वहां पर पढ़े थे गेहूं के उत्पादन के लिए जो भौगोलिक दशाएं थी उनका चर्चा किया था। तो हमने, सॉरी, गेहूं का नहीं, चावल का किया था। चावल के बारे में चर्चा किया और हमने ये भी बताया था कि जो खास करके हमारे कुछ राज्य हैं जो चावल के उत्पादक के प्रमुख राज्य में गिने जाते हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल है, बिहार है। यहाँ पर आजीविका कृषि है वो। वही चावल अगर हम लोग पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं तो वहां पर वह हो जाता है व्यापारिक, क्योंकि वह उत्पादन करके बेचते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता था कि आखिर जो पश्चिम के राज्य हैं जैसे बिहार, बंगाल के लोग चावल खाना ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि जो पूर्वी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, वहाँ के लोग चावल खाना पसंद नहीं करते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? तो इसके पीछे का कारण हमने बताया क्योंकि हमारे यहाँ इसकी उत्पादन ज्यादा होती है, सस्ती भी होती है, तो इसीलिए हम लोग ज्यादा खाना पसंद करते हैं। चलते हैं, अगला है पढ़ना में गेहूं। यानी हमारे भारत में चावल के बाद गेहूं का जो मतलब भोज्य पदार्थ के रूप में इसका ज्यादा उपयोग किया, यानी दूसरा खाद्यान्न क्या है? गेहूं है। अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रमुख खाद्यान्न कौन, तो चावल और दूसरा गेहूं है। ठीक है, अब चलिए, यह कुल कृषि भूभाग का 15% भाग पर की जाती है, जबकि हमने देखा था कि चावल की खेती 25% यानी एक चौथाई भाग पर। कृषि योग्य जितनी भूमि है उसमें 25% पर चावल की खेती, यानी एक चौथाई हमने वहां पर लिखा था। लेकिन गेहूं की खेती कितनी होती है? 15%। इसका वार्षिक उत्पादन जो है, यानी 2012 और 2013 के बीच की बात है, तो 9.35 करोड़ टन, जबकि हम लोग चावल के बारे में देखा था 10.5 करोड़ टन था। यानी कि गेहूं उससे कम उत्पादन होती है। इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करेंगे तो 3117 किलोग्राम है, यानी कि एक हेक्टेयर में कितनी उत्पादन होती है? 3117, यानी कि 3117 किलोग्राम एक हेक्टेयर की बात। अब चलते हैं, इसके कौन कौन से भौगोलिक दशाएं हैं। याद रखेंगे, कोई भी फसल के लिए जो भौगोलिक दशाएं वो पूछी जाती है तो वो याद रखना होता है। सबसे पहली बात उसके लिए तापमान, फिर उसके लिए वर्षा, उसके लिए मिट्टी, ये सब आते हैं। चलिए, तो तापमान कितना चाहिए? अब गौर करके देखिएगा, ऐसे गेहूं के लिए ना अलग अलग मौसम में अलग अलग चाहिए। इसे गौर करिए, हम लोग गेहूं बुआई करते हैं तो वो नवंबर और दिसंबर में बुआई करते हैं। उस समय ज्यादा तापमान नहीं होती है, उस समय मतलब कम तापमान रहती है, फिर कम भी नहीं रहता है, एक मिडिल पॉइंट में, यानी कि 16 से 17, 20 तक रहता है। यानी कि नवंबर में कोई ज्यादा ठंड नहीं रहती है, तो कितना रहेगा? 15 से लेकर के 20 तक। क्लियर?
लेकिन उसको पकने और बढ़ने के लिए तापमान बहुत कम चाहिए, यानी उसको कहते हैं पाला वाली। पाला नहीं चाहिए लेकिन तापमान कम चाहिए। तो उस समय तापमान कितना चाहिए था? 7 से 10, 15 इसके बीच में रहना चाहिए, यानी कुहासा वाला। सुनते होंगे अपने यहाँ कुहासा नहीं आता है तो सब कहता है कि अगर कुहासा नहीं लगेगा तो गेहूं अच्छी नहीं होगी। यानी गेहूं को बढ़ने के लिए, दाने को मोटी होने के लिए क्या चाहिए तापमान? तो 7 से लेकर के 15 के बीच होनी चाहिए, इसके रेंज में रहना चाहिए, तब जाकर के गेहूं अच्छी पकती है, यानी मोटी होती है। अब फसल को पकने के लिए चले जाते हैं हम लोग फरवरी और मार्च में। तो उस समय तापमान 25 से 30 डिग्री हो जाता है। देखे होंगे गर्मी रहती है पूरा उस समय, तब जाकर के पकता है। यानी कि गेहूं को बोने में लेकर पकने तक में 3 तरह का तापमान। बोते समय 15 से 20, पक बढ़ने के लिए उसको 7 से 15, और पकते समय 25 से 30 डिग्री, इसके बीच का रेंज होना चाहिए, तब जाकर के वो। तो ऐसे हमारा किताब कितना कहता है? तब बुआई के समय 10 से 15 और कटते समय कितना? 21 से 26। बात वही है। चलिए, अब समझ गए ना? तो गेहूं में 3 तरह का तापमान होता है। बुआई समय थोड़ा सा ज्यादा, बढ़ने समय बहुत कम, और पकने समय और ज्यादा। गौर करके देखिएगा अपने यहाँ का। चलिए, अब वर्षा। तब वर्षा ना शीतकालीन वर्षा, क्योंकि ये खरीफ फसल है नहीं, ये तो रबी फसल है, जाड़े में बोई जाती है। जाड़ा का मतलब क्या? शीत। तो शीतकालीन वर्षा चाहिए, वो भी कितना? 50 सेमी, यानी उसमें ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। बुआई होगी, 1 या 2 सिंचाई की जरूरत होती है, उससे ज्यादा नहीं। जब गेहूं जो पौधे होते हैं, जब 2 या 3 पत्ती का रहता है, 4 पत्ती का रहता है, तो एक बार सिंचाई कर देते हैं। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो एक बार कर देते हैं। ना भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पौधे बढ़ेंगे ही, है ना? तो उसमें ज्यादा जरूरत नहीं होती है, यानी 50 से कितना? 100 सेमी। जबकि हम लोग चावल में देखे थे कितना? 100 से 200 देखे। हमेशा उसमें पानी लगा होना चाहिए, लेकिन इसमें उसकी जरूरत नहीं होती। चलिए, अब आगे, पाले और ओले से बचाव। देखिए, ऐसे पाला जरूरी है, लेकिन पाला उसको नहीं, ठंड जरूरी है। पाला जब लगेगा तो पौधे खराब हो जाते हैं। पाला नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि ठंड के मौसम में पाला गिरती ही है। खास करके देखिएगा उस समय आलू आर का जो पौधा होगा, उसकी लत्ती पत्ती जो है ना सब गल जाती है। पाला जब मारता है तो पौधे की वृद्धि विकास क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन उससे क्या होना चाहिए? इसका बचाव होनी चाहिए। ठंड रहनी चाहिए, लेकिन उतना भी ठंड नहीं जितना पाला लग जाए इसको। और मिट्टी कैसी चाहिए बुआ? तो खेतों की समतल तथा दोमट मिट्टी चाहिए, याद रखिएगा। चावल के लिए हम लोग कहते हैं चिकनी मिट्टी, ताकि उसमें पानी टिकी रहेगी। अब इसको पानी तो उतना चाहिए नहीं, तो मिट्टी कैसी? दोमट। इसके अलावा श्रम, ऐसे पहले उसको क्या होता था? ज्यादा श्रम की जरूरत होती थी। अब तो मशीनी युग आ गया है, तो ज्यादा श्रम की जरूरत ही नहीं है। अपने हाथ तक कम से कम ये भी होता है कि गेहूं को पहले हाथ से काट के फिर मशीन में डाल के उसको थ्रेशरिंग किया जाता है। लेकिन अब बड़े बड़े जो फॉर्म है, जैसे पंजाब हरियाणा है जहाँ बड़े बड़े फॉर्म है, अब वहां पर काटने की भी जरूरत नहीं। एक हार्वेस्टर मशीन आई है। हार्वेस्टर मशीन क्या करती है? खेत से गेहूं की कटाई, फिर उसकी भूसा के मतलब उसको कहते हैं हम लोग गहाई, गहाई सब साथ साथ कर देती है। थ्रेशरिंग, अनाज के दाने अलग भूसा अलग सब कुछ कर देती है। पहले तो ये भी होता था कि भूसा बर्बाद हो जाता था, तो लोग उसको मतलब पशु को खिलाने के लिए उसका भूसा जो है ना, मतलब बर्बाद नहीं होने देते थे, तो हाथ से काम करते थे। लेकिन अब ऐसी बातें नहीं है। अब उसमें भी क्या है? सब कुछ सेट कर दिया गया है। भूसा भी ऑब्जर्व हो रहा है, दाना भी ऑब्जर्व हो रहा है, कटा भी साथ रहा है। गाड़ी चल गई, कटा गया, दौनी हो गया, अनाज एक तरफ और भूसा एक तरफ। समझ रहे ना? तो अब उतना ज्यादा श्रम की जरूरत नहीं होती। ये तो समझ गए। तो हम लोग देखे कोई भी फसल के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? उसका तापमान। उसके बाद क्या चाहिए? वर्षा। तब चाहिए मिट्टी। इसके अलावा मजदूर, है ना? ये सब। अब चलते हैं, इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन है? तो सतलज के मैदान, ऊपरी और मध्य गंगा के मैदान, मध्य भारत में इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। देखिए, सतलज का मैदान, तो सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो हिमाचल से निकलती है। हिमाचल से होकर के पंजाब से होते हुए चल जाती थी कहाँ? पश्चिम पाकिस्तान चली जाती है। तो अब उनके मैदानी क्षेत्र में, तो उनके मैदान में कौन कौन आ गए? पंजाब आ गए और हरियाणा आ गए। प्रमुख चावल सॉरी गेहूं उत्पादक में कौन? तो पंजाब और हरियाणा। इसके अलावे जो देखिए मध्य गंगा के मैदान, यानी हम लोगों में आ गया उत्तर प्रदेश, बिहार,
और थोड़ा मोड़ा पश्चिम बंगाल भी उसमें आ जाती है। इसके अलावे मध्य मध्य भारत, तो मध्य प्रदेश, कुछ राजस्थान इत्यादि में भी ये आ जाती है, कोई दिक्कत। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन, तो पंजाब, हरियाणा, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश भी है। अब देश में उत्तर प्रदेश अकेला 32% चावल का गेहूं का उत्पादन करता है, याद रखिएगा। अब से अगर पूछे, एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि देश में उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन कितना, अच्छा इतना आप समझ गए। अब अगला चलते हैं। तीसरा हमारे मोटे अनाजों में आ जाते हैं ज्वार और बाजरा। ये शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले मुख्य खाद्यान्न है। शुष्क मतलब समझ गए, मैंने ज्यादा पानी की जरूरत उसको नहीं होगी, कम पानी में भी यह काम चल जाता है। ये मोटे अनाजों में सबसे बड़ा उत्पादक देश, इसका 2012 और 13 में 420 लाख टन था। यानी हमारे भारत जो है वो मोटे अनाजों में खास करके जो गेहूं है, चावल है, ये सब तो है ही। इसके अलावे हम लोग ज्वार और बाजरा के उत्पादन में विश्व में हमारा स्थान पहला है, ठीक है। और हम लोग कितना उत्पादन किए, 420 लाख टन। इसके उत्पादन के लिए अधिक उपजाऊ जमीन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें वर्षा भी कम चाहिए, 25 से 75 सेमी। अभी देखिए, क्योंकि नामे है उसका, क्या नाम है, शुष्क क्षेत्र वाला, तो वर्षा भी उसको कम चाहिए। तो कितना, 25 से 75 सेमी वर्षा सही मानी जाती है। अब चलते हैं, जो ज्वार है उनके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ज्वार के लिए मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, सब राज्य में खेती की जाती है। ऐसे ज्वार हमारे बिहार में बहुत कम होता है। हम लोग ज्वार का खेती करते हैं, लेकिन हम लोग खाने के लिए नहीं, पशु के लिए करते हैं बिहार में, ठीक है। यहीं कहीं कहीं पर उसका खेती किसके लिए होती है, खाने के लिए होती है। इसी तरह से बाजरा की भी खेती होती है अपने यहाँ। देखिए, बाजरा की खेती गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि देशों में होता है। चलिए, तो ये सब हमारे कुछ, और प्रमुख उत्पादक राज्य में कौन है, तो याद रखिएगा राजस्थान। आपसे पूछा जाए कि बाजरा के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन, तो राजस्थान। तो अभी तक आप दो बातें देखा, पहला क्या देखा, तो गेहूं के उत्पादन की बात देखा। तो गेहूं उत्पादन में सबसे प्रमुख राज्य कौन, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिए, 32% अकेला उत्पादन करती है, मैंने सबसे ज्यादा वही करती है। इसके अलावे पंजाब, हरियाणा तो जो है। चावल के उत्पादन में सबसे नंबर 1 स्थान पर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब चलिए, ज्वार और बाजरा में हम लोग किसका उत्पादन देखा प्रमुख, तो राजस्थान प्रमुख देखा, ठीक है। इसकी खेती के लिए वर्षा कितना चाहिए, 25 से 75। तापमान कितना चाहिए, तो निम्न चाहिए, ठीक है। और उपजाऊ मिट्टी तो बिल्कुल नहीं, कम उपजाऊ में भी काम चल जाएगा। चलिए, समझ गए। अब चलते हैं, अगला हमारा है रागी। तीसरा हमारा क्या है, रागी। ये भी कम वर्षा के क्षेत्र में भी काम हो जाती है। इसका प्रमुख उत्पादक राज्य कौन, तो कर्नाटक। देश का 62% राज्य का उत्पादन करती है। देखिए, रागी का प्रमुख, यानी रागी माने मरुआ, मरुआ, मरुआ देखे हैं, काला काला रहता है एकदम, सरसों का दाना है ना, सरसों का दाना है ना, अरे तोरी अपने यहाँ जिसको कहते हैं, सरसों, सरसों के दाने से भी बहुत छोटी छोटी दाने होती है उसकी, काला काला। जैसे अपना लोगों का नहीं वो होता है परब, उसको कहते हैं जितिया, जितिया में लोग खाते हैं मरुआ का रोटी, एकदम बिल्कुल बिल्कुल काली काली होती है। नहीं, अब लोग, अच्छा टेस्ट में नहीं रहता है, हम लोग तो खाए हैं कभी कभी, हमारी मम्मी की दुकान में होना चाहिए। चलिए आइए किताब की ओर, उस टाइम में मिल जाएगा आपको, जितिया के टाइम में। बातें नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आगे। अब देखिए, हमारा अगला खाद्यान्न क्या है, मकई है। मकई अब खाद्यान्न के रूप में कम, पशु के चारा के रूप में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। मकई ज्यादा खाना पसंद करते हैं लोग, ऐसे हम लोग खाते हैं अभी भी, हम लोग अभी भी खाते हैं, लेकिन ज्यादा करके हम लोग किसका उपयोग करते हैं इसमें, अब पशु पशु का उपयोग चारा के रूप में कर देते हैं, नहीं करते हैं। जो मक्के होती है, अधिकांश देखिएगा लोग या तो मुर्गी दाना में दे देते हैं, अन्यथा पशु के चारा में दे देते हैं। अब हम लोग खाने के रूप में इसका प्रयोग कम कर रहे हैं। चलिए, तो यह अधिक उपज देने वाला खाद्यान्न है, जिसकी खेती पहाड़ी और मैदानी दोनों भागों में होती है। इसकी खेती के लिए 50 सेमी से 100 सेमी वर्षा चाहिए और दोमट मिट्टी चाहिए। मकई की खेती ऐसे एक होती है जो भदई मकई होती है, उसमें ज्यादा पानी चाहिए, उसको पानी ज्यादा चाहिए। लेकिन उसमें और कौन कौन सी मकई आ गई है, तो उसको बस पानी कम भी रहेगा तो काम कर जाती है अच्छा सा।
इसके प्रमुख उत्पादक राज्य में है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र इत्यादि। बिहार और आंध्र प्रदेश 1/3 मकई को उपजाया करते हैं, यानी प्रमुख उत्पादक राज्य में कौन? आंध्र प्रदेश। और दूसरे नंबर पर कौन? बिहार। बिहार मकई का बहुत बड़ा उत्पादक राज्य है। देखे होंगे अभी मकई जो है अपने यहाँ से उत्पादन करके हम लोग उसको दूसरे दूसरे राज्य भेज रहे हैं, नहीं देखे होंगे? जैसे हमारे घर के बगल से कम हमारे घर से 2 से 3 ट्रक रोज यहाँ से जाती है, नहीं हमारे भाई जी लोग करते हैं रोज, कम से कम 2 महीना 3 महीना जो है 2 ट्रक 3 ट्रक कभी कभी 4 ट्रक खुलता है रोज यहाँ से, अपने यहाँ से पर डे। देखिएगा रोज आइएगा आप, देखिएगा कोचिंग के बगल में वो ट्रक लगा रहता है, नहीं सब मकई लोड होती है और सब जाती है दूसरे राज्य। चलिए, कहने का अर्थ है कि अपने यहाँ ना बिहार में मकई की खेती बहुत अच्छी होती है। आगे चलते हैं, इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है भाई? 2526। कुल उत्पादन 66, और 12-13 में उत्पादन हुआ कितना? 22, यानी 222.6 लाख टन था। अब समझिए, देखिए हम लोग गेहूं का मकई का उत्पादन कितना, चावल का 10.5 लाख टन था, गेहूं का 9.5 और 35, और इसका देखिए ना कितना है, बहुत ज्यादा नहीं है। चलिए, वहां पर शायद करोड़ टन था और इसमें क्या है, लाख टन है। उत्पादन हमारा अच्छा है, लेकिन हम लोग उसको खाने के लिए नहीं, पशु चारा, मुर्गी चारा इत्यादि में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब चलिए, ये तो आप समझ गए मोटे अनाजों में। अब आपसे पूछा जाता है मूल रूप से 2 चीजें, याद रखिएगा, या तो गेहूं का पूछेगा या चावल का पूछेगा। मकई का नहीं पूछता है, इसका ज्वार बाजरा ये सब का नहीं पूछता है, लेकिन मोटे अनाज कहेंगे तो याद रखेंगे कौन कौन? तो चावल, गेहूं। आप लोग बोलिए नहीं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, गलत हो जाता है कभी कभी। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का, ये मोटे अनाजों में। दूगों का उत्पादन में ये याद रखिएगा भौगोलिक दशा क्या क्या होती है, ये मूल रूप से याद रखिएगा, एग्जाम में ज्यादा वही लड़ता है, ठीक है? हाँ, आपसे पूछा जाएगा कि चावल उत्पादन की भौगोलिक दशाएं क्या होती है, ठीक है? या आपसे पूछा जाएगा कि गेहूं उत्पादन फलाने राज्य में क्यों ज्यादा होती है, तो फिर वहां बताएंगे ना कि वर्षा इतना होती है, मिट्टी इतनी रहती है कि नहीं? जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, क्यों? आप लिखेंगे भाई कि पश्चिम बंगाल चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य इसलिए क्योंकि चावल के उत्पादन के लिए जो भौगोलिक दशा चाहिए वो पश्चिम बंगाल में है। जैसे नंबर 1, तापमान। चावल की खेती के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री चाहिए और वह तापमान पश्चिम बंगाल में मिल जाती है, इसीलिए। नंबर 2, वर्षा। उसके खेती के लिए वर्षा 100 से 200 सेमी, वहां पर वर्षा भी उपयुक्त है, उतना वर्षा हो ही जाती है। मिट्टी कैसी चाहिए? तो जलोढ़ चाहिए। मिट्टी कैसी चाहिए? जलोढ़ और चिकनी। तो वहां पर मिट्टी जलोढ़ है क्योंकि गंगा का द्रोणी क्षेत्र है, तो जलोढ़ भी है और चिकनी भी है, इसीलिए वहां पर मिट्टी में हमेशा जल जमी रहती है, चावल उत्पादन अच्छी होती है। हो गया, सस्ते मजदूर भी लिख देंगे। समझ में आई बात है ना, याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग दलहन की बातें करते हैं। देखिए हमारे देश में कई तरह की दलहन होती है, जिनमें चना है, अरहर है, मूंग है, मसूर है, मटर है, उड़द है, खेसारी भी होता है। नहीं, खेसारी खेसारी खाने से एक बीमारी हो जाती है, याद रखिएगा, लकवा की बीमारी, इसलिए खेसारी का दाल जो प्रयोग करते होंगे नहीं करिएगा, ठीक है? सबसे अच्छा होता है चना। चना नहीं, सबसे स्वस्थ अगर कोई दाल है तो सबसे स्वस्थ दाल में कौन है? चना है, ठीक है? आ खेसारी दाल का एक बीमारी है, याद रखिएगा, लकवा की बीमारी होती है, पैरालिसिस, यानी उससे ज्यादा होता है, इसीलिए खेसारी दाल का प्रयोग संभवतः जिनके घरों में होता होगा वो नहीं करें, ठीक है? ऐसे तो शायद अब खेसारी बहुत कम में मिलता है, उसका उत्पादन कम हो गया है, लेकिन अभी भी जो बहुत सारे वो सब पेठिया पर नहीं बेचते हैं कचरी बरी, उसी का प्रयोग करते हैं क्योंकि सस्ती होती है सबसे ज्यादा, ठीक है? आइए ध्यान देंगे, दाल की फसलें जिनमें दलहन कहा जाता है, इन्हें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होती है। अच्छा, दाल में क्या रहता है तो सब जानते ही होंगे, प्रोटीन। दाल के फसलों का क्षेत्र कभी घटता है और कभी बढ़ता है। भारत संसार का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश है। अच्छा, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि संसार का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश भारत है। अब देखिए, उत्पादक तो है ही, लेकिन हम लोग बेचते नहीं है इसको, खाइए जाते हैं, आबादी हमारा ज्यादा है, पशु उत्पादन भी हमारा बहुत ज्यादा है। नहीं भाई, अब मान लीजिए हम अपने पास मवेशी वो रखे हुए हैं, 25 लीटर दूध देती है,
लेकिन हम सेंटर नहीं ना पाते हैं, काहे लगी? 18 गो दिया पुता अपने है तो का न पावेंगे, सब खा ही जाते हैं। वो भी नप्पा से मिलता है, चम्मच से, ना करछुल से। अच्छा, ज्यादा परिवार में घर में होता है कि नहीं होता है? ज्यादा परिवार मान लीजिए है नहीं, चौकनी चलिए आइए किताब के। मैंने कहने का मतलब ये है कि हमारी उत्पाद समझेंगे, हमारी जो उत्पादन है ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या ज्यादा होने के कारण हम बेच नहीं पाते हैं। चलिए अब देखिए, इसके प्रमुख उत्पादक याद रखेंगे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश। और इनके प्रमुख दाल है चना, याद रखिएगा। हमने अभी क्या बताया कि प्रमुख दाल हमारा कौन सा है? चना। हम लोग चना का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, और करना भी चाहिए, सबसे स्वस्थ दाल होती है, ठीक है, चना का। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, अरहर खाते हैं, और कौन कौन से मसूर उसूर खाते हैं, नहीं। मूंग कहाँ, मूंग उतना मिलता कहाँ है, नहीं है। चलिए, मूंग इनको होता है खेती तो अच्छी बातें हैं, लेकिन ऐसे भी चलिए। अब सुनिए, जिनका उत्पादन हमारे हमारे देश में कितना है, 88 लाख टन, यानी हमारे यहाँ दाल का उत्पादन कितना। चलिए अब आगे चलिए, हमारे खदान की भावी बजट। अब खदान देख लिए, दाल देख लिए। अब देखिए सुनिएगा, अब हमारे देश की बजट पर ध्यान दीजिए कि हम लोग उत्पादन कैसे कर रहे हैं, जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, आने वाले समय में कभी संकट होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए। देखिए, देश की आजादी के समय लगभग 5 करोड़ टन हमारा उत्पादन था। देश की आबादी के समय, मतलब जब हम आजाद हुए 1947 में, हम लोग कितना उत्पादन करते थे अनाज? 5 करोड़, जो अब बढ़कर कितना हो गया है? 25 करोड़ टन। हमारी आबादी उस समय कितनी थी? 36 करोड़। अब कितना हो गया? जिस समय किताब लिखाया तब की बात कर रहे हैं, 121, अब तो 140 हो गई है। अब आंकड़ा तो गौर करिए, हम लोग उत्पादन में कितना वृद्धि हुए हैं? 5 गुनी, 5 गुनी। पहले हम 5 करते थे, अब 25 करते हैं, तब 25 से 5 गुनी हम लोग उत्पादन बढ़ाए, किसका? अनाज का। अब हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 121 हो गई, कितना गुना? 36 दिया, 36 चौके 4 रखिए, 6 24 के 4, 4 के 12 14, यानी कि 4 गुनी नहीं हुई है, लेकिन 3.5 गुनी हुई है, 3.5 गुनी। हम लोग आजादी के बाद अनाज के उत्पादन में 5 गुनी वृद्धि की है, और जनसंख्या बढ़ा कितना? 3.5 गुनी। मिला जुला करके हमारी उत्पादन अभी अच्छी है, नहीं है अच्छी। अगर मान लीजिए हमारी उत्पादन क्षमता अब ना बढ़े, 25 से ज्यादा हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए, 5 गुनी नहीं, लेकिन जनसंख्या एक अनुमान है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ही हम लोग ये जो अभी कौन सा साल चल रहा है, 2025, अब 50 होते होते 50 नहीं पुरने देंगे हम लोग, इधरे इधरे में 40 में हम लोग पुरा देंगे कितना? अपनी देश की आबादी 200 करोड़। अपनी, चलिए, नहीं नहीं हम नहीं पुराएंगे, पूरे देश की आबादी होगी भाई, नहीं होगी। सुनिए सुनिए, हला नहीं, तो 200 करोड़ होगी। खिलाने के लिए उस समय चाहिए, सुनिएगा, बात को समझिए पहले, कितना चाहिए हमको? 42 करोड़ टन। जब हमारी आबादी कितनी हो जाएगी? 200 करोड़ हो जाएगी, तब हमको कितना चाहिए अनाज? अभी हम उत्पादन कितना कर रहे हैं? 25 करोड़ टन। उस समय हमको चाहिए 42 करोड़। अगर उत्पादन नहीं बढ़ा मान लीजिए, तब भुखमरी होगी। हमें उत्पादन बढ़ाने की बहुत जरूरत है, नहीं जब अगर उत्पादन बढ़ाएंगे तब भुखमरी होगी। अब समझ में आई बातें? यही हमारी भावी बजट है, याद रखेंगे। देश जब हमारा आजाद हुआ, 36 करोड़ आबादी थी, तब 5 करोड़ टन अनाज से काम चल रहा था। जैसे जैसे हमारी समय बढ़ती गई, हमारी आबादी हो गई 100 करोड़, 21 करोड़, उत्पादन हो गया 25 करोड़ टन, 25 करोड़ टन। लेकिन अब देखते हैं, एक अनुमान लगाया गया है कि हम लोग 40 तक, यानी कि अभी 28 25 चल रहा है, 15 वर्ष बाद हमारी आबादी कितनी पहुंच जाएगी? 200 करोड़। अब 200 करोड़ जाएगी तो हमारी अनाज कितना चाहिए हमें तब? 42 करोड़ टन। अब उतना अनाज उत्पादन हो गया समझिए तो ठीक है, ना हुआ तो भूखमरी है। तो इसका मतलब कुल क्या समझे, कि हमें अनाज के उत्पादन बढ़ाने की बहुत ही आवश्यकता है। यह एक उत्पादन संभव है, अगर है तो बताइए, और ना है तो सोचिए। लेकिन हम अनुमान करते हैं हो जाएगा उत्पादन, क्या? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, खेती पर पूरा ध्यान दिए जा रहे हैं, सब लोग नहीं, नए नए हम लोग अनाज उत्पादन मतलब बीज तैयार कर रहे हैं, उर्वरक।
कमाल भाई। चलिए अब चलते हैं बुआ जी पेय पदार्थ। पेय समझते हैं ना, या तो चाय या कॉफी। सुनिएगा, चाय रोपण कृषि की फसल है। चाय हमारी क्या है? रोपण कृषि। 1840 में सर्वप्रथम ब्रह्मपुत्र घाटी में अंग्रेजों ने चीन से लाकर भारत में इसका प्रारंभ किया था। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में चाय की खेती किसने शुरू की, तो अंग्रेज ने। कहां से लाई? चीन से। ठीक है, वो लाई। और उस समय सुनते होंगे आप लोग या नहीं सुनते होंगे, पहले अंग्रेज जब आया था ना, अंग्रेज के जमाने में जो हाथ उठ लगती थी ना, तो चाय बना बना करके लोगों को मुफ्त में पियाया जाता था, अंग्रेज का आदमी, ताकि आदत लगे सब लोगों को। और जब आदत लग गई तो सब लोग चाय पीते हैं। अभी तो सब घर घर पीता है नहीं भाई, हर घर में चाय का अतिथि का स्वागत तो चाय से ही होती है पहले। क्या आप नहीं पीते हैं? तो हम भी नहीं पीते हैं, हम भी चाय चाय पिए तो हमको भी हो गया होगा 25 वर्ष, 25 26 27 वर्ष। बहुत दिन हमारी शादी की हो गई, बहुत दिन पहले, लगभग 7 8 10 साल हम चाय पीते नहीं है। तो एक हमारी जो ना मतलब साले की पत्नी सरोज थी, तो वो ना एक चाय लेके आई बहुत दिन बाद ना पिलाने के लिए हमको। हम के लिए भाई हम देखे तो हमको हंसी लगा, हमको इनको मालूम नहीं है कि हम चाय नहीं पीते हैं। उनको कुछ हमसे बात करनी थी, तो इसीलिए वो आए हमारे पास, तो चाय लेकर आए। ध्यान दीजिए, तो पे फसले समझ गए, पे फसले में कौन है? चाय। अब इसके देखिए चाय की भौगोलिक दशा क्या है, सुनिएगा। हेलो, चाय के लिए भौगोलिक दशा पूछा जाएगा, आप याद रखिएगा। नंबर 1, उच्च तापमान। देखिए चाय की खेती के लिए तापमान बहुत ज्यादा चाहिए। कितना? तो 24 से 30 डिग्री, है ना। इतना तापमान रहेगा तभी फसल अच्छी होगी। इसके अलावा ढालू भूमि, देखिए उसको पानी भी चाहिए, अब पानी न भी चाहिए, माने वर्षा हो लेकिन पानी रुके नहीं, इसलिए ढालुआ भूमि चाहिए। समझ में आई बात है? तो इसकी जड़ में पानी नहीं होनी चाहिए, भूमि ढाल होने से पानी निकल जाती है। देख रहे हैं ना, मतलब ढाल रहेगा तब ना निकलेगी, और ढाल नहीं है तो क्या होगा? पानी रुक जाएगी, पौधा तुरंत गल जाती है। सबसे समस्या ये है, जैसे मकई की खेत में, मकई की खेत में पानी भी चाहिए, अब पानी रुकना भी नहीं चाहिए। जैसे हम लोग नदी में, जैसे हमारे खेत होता पहला बच्चा हम लोग थे, पानी वर्षा हुआ तो ठीक ठाक है। एक दिन अगर बाढ़ आ गई, पानी आ गई, अब वो पानी 2 4 दिन रह जाती तो पूरा फसल गल के पीला हो जाता तुरंत। धान में ऐसी बातें नहीं है। फिर वो क्या कहते हैं हम लोग, गन्ना में वो बातें नहीं है, पानी लग गया कोई दिक्कत नहीं है, उसका कंठा नहीं डूबना चाहिए, चलेगा। अब मकई के जड़ में भी अगर एक बित्ता एक हाथ पानी रह गया, समझिएगा वो 3 से 4 दिन में ही पौधा पीली हो जाएगी। समझ रहे ना? इसलिए उसको भी, गन्ना को भी वही स्थिति है, सॉरी ये चाय की भी वही स्थिति है। पानी उसको नहीं चाहिए, मैंने रुकना नहीं चाहिए, पानी दीजिए वो बह करके निकल जाना चाहिए। अब मिट्टी कैसी चाहिए? दोमट मिट्टी, मिट्टी लोहांश, फास्फोरस, पोटास युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। माने इसके उत्पादन के लिए कैसा मिट्टी चाहिए? जिसमें लोहा होना चाहिए, फास्फोरस, पोटास, ये सब उसमें होना चाहिए। घनी वर्षा, चाय के लिए 150 से 500 सेमी वर्षा, वर्षा खूब हो कोई दिक्कत नहीं है, रुके नहीं, बस वर्षा होते जाए निकलते जाए, है कि नहीं? देखिए उसका उसका ना पत्ती पत्ती से ही काम चलता है। तब पनिया रहेगा तब ना हरा भरा रहेगा पूरा, देखे होंगे ना चाय की बागानों की, देखे ना दृश्य, बहुत, हाँ बहुत हरा भरा रहता है वो। और वो पत्ती को ही तोड़ा जाता है। और हम लोगों के यहाँ जो चाय मिलती है ना, पत्ती, चाय की पत्ती जो मिलती है, वो खराब किस्म का, कोई अच्छा क्वालिटी का हम लोग चाय नहीं पीते हैं। उसकी जो लकड़ियां होती है ना, उसकी जो मेन, वो काट करके मोटी मोटी लौंग की तरह होती है। जब कभी आप आसाम दार्जिलिंग जाएंगे तो वहां पर अलग अलग किस्मों की चाय मिलेगी। तो जो मोटी होती है ना, वो अच्छी वाली जो होती है वो लौंग की तरह होती है, लौंग जो देखे होंगे वैसी रहती है। चाय बनाते हैं उसमें 4 5 दाना रख दीजिएगा, दाना लौंग वाला ऐसे, बस वो हो जाएगा कड़क चाय। अपने यहाँ तो एकदम पूरा पाउडर चूर्ण ऐसे करके एक मुट्ठी रख देते हैं, तभियो कड़क नहीं होती है। सही बता रहे हैं, गलत नहीं बता रहे हैं? अगर आपके अतिथि लोग वहां रहते होंगे, पूछिए उनसे, जानते हैं। क्योंकि उसकी जो पत्ती होती है मोटी होती है, उसका जो पत्ती का जो गर्दा होता है ना, वो न्यूनतम क्वालिटी का होता है, वो हम लोग के यहाँ भेजा जाता है, हम लोग पीते हैं। हाँ गर्दा। चलिए आइए किताब को, अब वो कौन कंपनी का प्रचार करने क्या है। चलिए आइए, इसके लिए सस्ते मजदूर भी चाहिए। तो आप लोग चाय के उत्पादन के लिए क्या क्या देखा? तो सबसे पहली बात देखा कि इसको तापमान कितना था, 24 से 30।
24 से 30 या 25 से 30 रखिए। अच्छा, मिट्टी कैसी चाहिए? तो दोमट और ढालू भूमि चाहिए। क्लियर है? इसके अलावा वर्षा कितना चाहिए? तो 150 से 500। मजदूर सस्ता, क्योंकि उसमें काफी मजदूरों की काम होती है, पत्ती को चुन चुन के तोड़ना पड़ता है, तो सस्ते मजदूर की जरूरत होती है। और हमारे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन है? सुनिएगा, ए बउआ सुनिएगा। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ऐसे बिहार के एक जिला में भी खेती होने शुरू हुआ है। बिहार के कौन सा जिला में शुरू हुआ है? हमको याद में नहीं आ रहा है। आप लोग चैप्टर पढ़े हैं क्या? बिहार का एक जिला है जहां पर चाय की खेती हो। चलिए बाजी, तो हमारे बिहार में एक जगह हुआ, नाम याद में नहीं है, कटिहार शायद होगा, हम बताएंगे बाद में देख करके। तो वहां पर इसकी ना खेती शुरू हुई है बिहार में भी, लेकिन कम मात्रा में, ज्यादा नहीं होती है। प्रमुख में कौन? असम। हाँ, एक चीज और, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन अब हम भारत करते हैं। ठीक है? ऐसे कुछ दिन पहले केरल, ये श्रीलंका ले लिया था, लेकिन फिर भी हमारे भारत में ज्यादा होती है। ठीक है, उत्पादन। अब चलते हैं कहवा की बात, सुनेंगे। कहवा भी एक प्रकार का पेय पदार्थ है, जिसको कॉफी आप लोग कहते हैं। अच्छा, चाय अच्छा लगता है कि कॉफी? हाँ, चलिए, जो पीते होंगे, हम तो ना कॉफी पीते हैं भाई, ना कुछ, इसलिए हमको पता नहीं। चलिए सुनिए, ये भी एक प्रकार का क्या है? रोपण फसल है। अब रोपण फसल है, इसके पौधे 3 से, बातें नहीं करें तो अच्छा रहेगा। अगर बातें करने की शौक लगी है तो बस्ता ले लीजिए, बाहर निकल जाइए, सीढ़ी लगी हुई है, उतर जाइए नीचे। ठीक है? ध्यान देंगे। पौधे कितना? 3 से 6 मीटर ऊंची होती है। डालियों पर गुच्छों में कहवा लगता है। देखिए, ये कहवा जो होते हैं ना, वो जो अपने यहाँ ना पाक नहीं नहीं पाकर का देखे ना पौधा, नहीं देखे हैं? या सामने तो पीपल है ना, पीपल के डालियों में ना इतना इतना वो गुच्छा देखती लगल रहता है। उस देखिएगा, सुबह में ठंडा के दिन में आइएगा तो पूरा देखिएगा गिरल रहता है, वैसे ही रहता है, इतना इतना बड़ा। ठीक है? अब वो पक जाती है तो लाल हो जाती है, तो उसको तोड़ लिया जाता है, फिर उसको भून दिया जाता है। अब भून करके तब पैक करके भेजा जाता है। हम लोग जो पीते हैं वो आग में भूंजा हो रहता है, मतलब उसको, तब जा करके उसको भेजा जाता है, पाउडर बना करके भेजा जाता है। समझे? मैंने भून करके पाउडर बना करके तब उसको डब्बे में पैक करके तब भेजा जाता है। जैसे मखाना खाते हैं आप लोग, मखाना खाए ना, तो वो मखाना भी भून करके ही आता है अपने यहाँ, तब ना लोग ऐसे लेता है, फाँकना शुरू कर देता है मखाना। ठीक है ना? ऐसे उसको और घी में भून के नमक डाल के खाइए, और मजा आता है। ठीक है ना? हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं खाइएगा, नहीं तो ऐसे हो जाएगा मखाना खाने से। हाँ, चलिए ध्यान दीजिए। कहवा की अपने यहाँ ना 3 किस्में हैं। ध्यान देंगे, भारत में कहवा की कितनी किस्में हैं? तो अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्टा। ठीक है ना? हमारे भारत में देखो क्या कह रही, चिल्ला रही है। कहवा के 3 किस्म कौन कौन? अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्टा। इसके प्रमुख उत्पादक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अब गौर करिएगा, दोनों चीज पर ध्यान दीजिएगा। एक पहला पेय है जो पूर्वी पश्चिमी राज्य में, जैसे असम, ये हो गया आपका, असम है, मेघालय है, इत्यादि। तो हम लोग देखे, जो हमारी कॉफी जो है, यानी कहवा जो है, उसके प्रमुख उत्पादक कौन कौन? तो दक्षिण भारत में इसकी खेती होती है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। अब चलिए, अब हमारे यहाँ रेशेदार फसलें होती है। पहला देखा हमने मोटे अनाज खदानने में, तब देखा हमने दलहन, फिर देखा हमने पेय पदार्थ। अब चलेंगे हम लोग रेशेदार फसल। तो रेशेदार में हमारे नहीं होगा, 30 से कम नहीं देना। जूट या परसन, भारत में छाल वाली रेशेदार फसलों को जूट सर्वप्रथम है। यानी जूट जो है ना, वो छाल वाली होती है। उसको आप लोग तो नहीं देखेंगे पटुआ का, पटुआ जैसे खेती होती थी ना, इतना इतना बड़ा पौधा होता था हम लोगों के बराबर का, हो गया। उसकी पत्ती को मवेशी को खिला दिया जाता था। इसके बाद जो तना होती थी, यानी उसका जो, उसको लोग काट करके फिर बंडल बना करके बुझा पानी में रख देते थे, दबा देते थे। ठीक है ना? ऊपर से केले का थम या जो भी चीज भारी चीज होती थी, पत्थर उथर रख देते थे। वो पानी में रखने के बाद वो घुल जाती थी। उसका जो, उसका छाल जो होता था, फिर उसको निकाल के और उसको साफ कर दिया जाता था।
और वो जो लकड़ी बची है अंदर में संठी जिसको हम लोग कहते थे, तो उसका ना जलावन में प्रयोग आता था। ठीक है, अभी अपने यहाँ होता है सनई की खेती, जो दिवाली के टाइम में लोग उसका करते हैं, वो हुक्का पाती बनाते हैं, नहीं बनाने में करते हैं। तो सेम टू सेम पटसन रखे होते हैं। तो सनई नहीं, वो पटुआ होता था। इस सनई तो पतला होता है, इसकी धागा जो होती है ना कमजोर होती है। अब पटुआ का धागा जो होता था ना मजबूत होता था, वो है ना रेसा, तो इसीलिए। तो चलिए, तब प्रमुख में कौन हो गया हमारे यहाँ? जूट, जिससे रस्सी और टाट तैयार किए जाए, रस्सी और अन्य प्रकार के कुछ झोला, थैला, बोरा, बोरा वही किए जाते थे। पौधे कितनी होती थे? 2 से 4 मीटर तक होती थी। पौधा की लंबाई कितनी? 2 से 4 मीटर तक। इसको सुनहरा रेशा कहते हैं। आपसे पूछा जाए सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, तो पटसन या जूट को, पटसन या इसके प्रमुख उत्पादक राज्य में याद रखिएगा जा क्या लिखा गया है देखिए, प्रमुख उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। हमारे बिहार में भी अच्छी खेती होती थी, अब तो बुझाता है कि बिहार से विदाई हो गया है। ऐसे बिहार में कई जिलों में इसके जूट मिले थी, जैसे समस्तीपुर में भी एगो मुक्तापुर में जूट मिल था, याद रखिएगा। तब मुक्तापुर में क्या है? जूट मिल। अब तो बंद हो गया है, पहले कुछ दिन पहले चल रही थी। इसके अलावा दरभंगा में जूट मिल है, उधर मधुबनी में जूट मिल है, कटिहार में है, पूर्णिया में है, कई जगह जूट मिले थी। ठीक है ना, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रमुख उत्पादक राज्य अभी कौन है? तो पश्चिम बंगाल है, वहाँ 80% अभी भी खेती होती है। साथ ही साथ जूट की जो अधिकांश मिलें हैं वो अब हुगली नदी के किनारे बचा हुआ है। हुगली नदी के किनारे जो पश्चिम बंगाल में है, जो वहां पर सबसे ज्यादा जूट मिल अभी भी है। यानी पूरे भारत में सबसे ज्यादा जूट मिल कहाँ? तो पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसे बिहार में था, लेकिन अब सब धीरे धीरे क्या हो गया? बंद हो गया, क्योंकि कच्चे माल यहाँ नहीं है। पहले कच्चा माल था, नजदीक में उसको हो गया। अब यहाँ पर पटुआ होता ही नहीं है, तब मिल कैसे चले, है कि नहीं? अब आगे दूसरा हमारा है कपास। तो कपास के लिए भी ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है। ऐसे कपास के लिए हम लोग पढ़े थे कि काली मिट्टी चाहिए इसको। क्या चाहिए? काली मिट्टी। और काली मिट्टी कहाँ मिलती है? तब महाराष्ट्र में और गुजरात में। तो यहाँ सबसे प्रमुख उत्पादक हो गया महाराष्ट्र और गुजरात। क्या? और तापमान न्यूनतम यानी 20 से 25 एक रंग का तापमान चाहिए इसको। ठंड नहीं चाहिए, ज्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए। अब वर्षा भी अच्छी चाहिए इसको, 200 से 300 सेमी वर्षा चाहिए। तो ये सब मिला करके कपास की खेती जो उसमें ना क्या होती है, पौधे जब उगती है तो उसमें ना एक फर लगता है, यानी उसको कहते हैं फल। उसमें से रुई को निकाला जाता है, और उसी रुई से बनाया जाता है कपड़ा। इसको सूती कपड़ा हम लोग कहते हैं। कपास, इसको उजला सोना कहते हैं। हम लोग रेशेदार फसल में दो, एक सुनहरा रेशा था पटसन, उजला रेशा था कपास। याद रहेगा ना? चलिए, अब चलते हैं रेशम। एक और हमारी रेशा है रेशम में। यह कोई कृषि फसल नहीं है, यह रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। जैसे देखिए, हमारे बिहार के भागलपुर में, याद रखिएगा, बिहार के भागलपुर में एक मतलब वहां पर पौधा होता है जिसका नाम है सहतूत। सहतूत के पेड़ पर एक कीट पाली जाती है, इसका नाम है रेशम का कीट। थे ना, सबसे पहले एक अंग्रेज व्यक्ति ने खोज किया था। हम लोगों को उसके बारे में जानकारी भी नहीं था। वहां पर खेती करा रहे थे अंग्रेज एक, और चाय पीने के लिए जैसे चाय लिए कि ऊपर से जो है तनिए टपका दिया। नहीं होता है कभी हम लोग बाहर में खाते हैं, अब पक्षी उड़ती है एक टपका देती है ऊपर से हाँ बिस्टा। उसके बाद क्या होता है कि हाँ, या किसी के कमी जार पर गिरा देता है, देखे कि नहीं? हाँ, तो ध्यान दीजिए। तो वो गिराया जैसे ही तो उसे रेशा तैयार हो गया। देखिए, वो ज्ञानी आदमी था, वो तुरंत समझ गया कि कोई रेशा वाली चीज है, इसको रेशा तैयार किया जा सकता है। और रेशम का उसी से खोज हुआ। अब जब खोज हुआ, तो अब रेशम की सबसे ज्यादा बिहार में। अब कहेगा सर तो भागलपुर में का है? तो सहतूत का पेड़ वही है ज्यादा, अपने यहाँ कम है। और सहतूत के पेड़ की पत्तियां ही उखाती है, रेशम का कीड़ा क्या खाती है? उसी से तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए, अब चलते हैं नगदी फसल में। गन्ना प्रमुख है, इसकी जलवायु कौन कौन सी है? तो आप लोग जानते हैं गन्ना की खेती के लिए क्या चाहिए? तो काली मिट्टी। इसकी जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो काली मिट्टी चाहिए। तापमान कितना चाहिए? तो 25 से 30। तापमान कितना? देखिए, जलवायु मिट्टी चाहिए काली, आप तापमान 25 से 30। अब वर्षा तो 200 से 300, क्योंकि पानी की उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। पानी लगा रहेगा, पूरा गन्ना मोटा मोटा होगा एकदम, है कि नहीं? अपने बिहार में गन्ना की खेती होती थी,
लेकिन बारिश कम होने के कारण उसकी खेती क्या होने लगी है, कम होने लगी है। उत्तर प्रदेश अभी भी नंबर 1 पर ही है, वहां उत्तर प्रदेश में अभी भी गन्ना की खेती ज्यादा हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे वो क्या होने लगा है, कमने लगा है। वहां भी उत्तर प्रदेश में इसका स्थान कौन ले लिया है, दक्षिण मतलब राज्य जैसे महाराष्ट्र में होने लगी है। अब पहले उत्तर प्रदेश, अभी भी आप आंसर में लिखेंगे उत्तर प्रदेश ही, क्योंकि प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य में कौन है, उत्तर प्रदेश। ठीक है हाँ रे, चलिए आगे। अब तेलहन और मसाले की भी हमारे यहाँ अच्छी खेती होती है, ध्यान देंगे। हमारे यहाँ तेलहन की भी अच्छी खेती होती है और मसाले की भी अच्छी। और तेलहन में कौन कौन, तो सरसों है, फिर फिर तोरी, सरसों अलग होता है, वो पीला सरसों होता है, वो काला सरसों होता है, तो सरसों में 2 हो गया। इसके अलावा और कौन चीज से हम तेल निकालते हैं, तीसी, अंडी, सूरजमुखी, तिल, है ना, ये सबसे हम लोग तेलहन। तो हमारे यहाँ सबसे प्रमुख अगर है तो सरसों है, सबसे प्रमुख उत्पादक कौन। इसके अलावा अपने यहाँ, ये तो अब उत्तर भारत की बात करेंगे, मध्य भारत में चलेंगे तो वहां पर सोयाबीन से तेल निकाला जाता है। नहीं यार, सोयाबीन का तेल हम लोग खाते हैं, नहीं खाते हैं। रिफाइन क्या है, सोयाबीन का तेल है ना जी, नहीं। लेकिन ज्यादा रिफाइन खाएगा, रिफाइन तो ठेवना धर लेगा, हड्डी में दर्द हो जाएगा। रिफाइन खाने से क्या होती है, हड्डी में दर्द होती है, इसलिए रिफाइन का प्रयोग कम, ठीक है ना। कहिएगा सर जी तो सबसे तो गड़बड़े है, तो खाएं कौन चीज, सब कुछ खाइए जिंदगी में आराम से, एकदम कोई दिक्कत नहीं, जो ना होगा होगा, देखा जाएगा, बिंदास रहिए। चलिए सुनेंगे सुनेंगे। हाँ, बीमारी हो जाए तब नहीं खाइएगा, जब तक नहीं होता तब तक खाते रहना सब कुछ। चलिए बाजी, अब हम लोग पढ़े थे कि केवल खेत जोत देंगे, बीज बो देंगे तो हमारी कृषि हो गई, ऐसी बातें नहीं है। साथ साथ में हम लोग पशुपालन भी करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, ये सब ये सब कृषि के अंतर्गत ही आता है। तो चलते हैं तनी पशुपालन के बारे में भी देख ही लेते हैं। ऐसे ये हमारा विषय नहीं है, नहीं, लेकिन कृषि में आए हैं इसलिए तनका इसका साइड ले लेते हैं क्या। चलते हैं। भारत पशुपालन की कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भूमिहीन और छोटे किसान आय के पूरक स्रोत के रूप में इसको अपनाते हैं। जो बड़े किसान हैं उन्हें अपनाते हैं इसको, लेकिन जो छोटे किसान हैं अपनी आय को पूरक के लिए मवेशी पालते हैं। क्या, जैसे खेतों से जो चारा हुआ, सोचते हैं कि हम लोग पशु को खिला देंगे, अब पशु का जो अवशेष होगा खेत में डाल देंगे। देखिए आदमी कितना तेज है, जो फसल में जो अच्छा चीज हुआ, अनाज हुआ, दाना, वो अपने खाने के लिए रख लेते हैं। और जो कर बेकार चीज जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, भूसा, वो हम लोग पशु को दे देते हैं। अब पशु से जो अच्छी चीज होती है, मांस, दूध, अंडा, वो अपने खाते हैं। और गोबर हम नहीं खा सकते तो उसको भेज देते हैं खेत में। क्या जी, नहीं होता है। बड़ा दिमाग लगाया होशियारी से कि भाई जो अवशेष है हम नहीं यूज कर सकते हैं तो उसको खेत में डालो, नहीं, खेत का जो अवशेष है जो हम नहीं यूज कर सकते हैं वो पशु को खिला दो। बड़ा गजब कहानी है भाई। अच्छा चीज अपने खाओ, खराब खाओ उसको खिलाओ। आइए किताब के, तो हम लोग पूरक के रूप में बातें नहीं करेंगे, पूरक के रूप में हम लोग उसको पालते हैं, ज्यादा किसान वही करता है। अब चलिए, विश्व में सबसे अधिक पशु भारत में ही मिलते हैं। यहाँ विश्व के 14.7 मतलब गाय है, यानी कि कहने का अर्थ है विश्व का इतना प्रतिशत गाय हमारे देश में पाई जाती है। अब समझिए, कुल देश कितने हैं, 198, जिसमें 14.7% गाय हमारे देश में, यानी विश्व सबसे ज्यादा गाय हमारे यहाँ। इसकी जनसंख्या 19 करोड़ है, यानी हमारे देश में इसकी जनसंख्या कितनी, 19 करोड़। विश्व की आधी से अधिक भैंसे, यानी 57.3% यही मिलती है। भैंस भी हमारे यहाँ ज्यादा है। चलिए, बकरी भी है, बकरी भी कम नहीं है। चलिए, गाय समझ गए। आप देखिए, हमारे यहाँ पशुपालन आधारित उद्योग भी बहुत ज्यादा है, जिनमें खास करके डेयरी उद्योग, नहीं देखे हैं डेयरी, अब बहुत सारा लोग अपना भी चला रहा है। जैसे देखिए, एक मतलब जो थोड़ा सा दिमागी लोग रहते हैं, अपना मेहनत करते हैं, एक अपने अहमदपुर वाला जोड़ी पर एक किसान है, साहनी जी है, वो क्या किए हुए हैं, 4-5 मवेशी पाले हुए हैं। उनका परिवार के लोग मिलके सब ऊपर मवेशी पालते हैं। उनका दूध ना वो सेंटर देते हैं, ना किसी चाय दुकान में, ना कहीं देते हैं। अब वो करते क्या है, तो उसका वो पेड़ा तैयार करते हैं। पेड़ा तैयार करेंगे या अन्य अन्य उत्पाद भी तैयार करते हैं।
उत्पाद करके अपना भर, खास करके ज्यादा पेड़ा तैयार करते हैं। तैयार किए उसको जो है ना बंडल में कागज में लपेट के एकदम न्यूनतम, आज दुकान जैसे हम लोगों का किराना दुकान है उसमें दे जाते हैं। 2 रुपए पेड़ा वो बिकता है। वो एकदम वो एगो फर्मा बनाए हुए हैं, जैसे नहीं होता है वो समझिए वो गुल गुल का डिब्बा होता है, वैसे वाला ऐसे करके वो ना लगता है को बेल देते होंगे उसे काट देते हैं, या तो गिलासे से काट देते होंगे, है ना, फर्मा से वो बनाए हुए हैं। उसको एक जगह रख के सबका वजन एक जैसा है, यानी फर्मा वो बनाए होंगे, कागज में उसको लपेट के दे जाते हैं दुकान में। दुकान में अपना बच्चा सब खरीदता है। तो दुकानदार को भी एगो फायदा हुआ कि भाई उसको वो सामान बिक गया, उत्पादन बिकने के लिए उनको भी अपना फायदा है, घूम घूम करके अपना साइकिल से बाप बेटे दो हैं बेच देते हैं। तो ये डेयरी उद्योग का एगो फॉर्म हुआ कि नहीं, छोटा फॉर्म। उसी तरह से मूसरीघाटी में जाइए, एगो सिंपल है, कुछ लोगों को अपने में जोड़े हुए है, दूध दही मिठाइयाँ पनीर ये सब बनाता है सस्ता में। जैसे और सारी कंपनियां हैं ना, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो उस कंपनी से वो सस्ता में देता है। एक बार हम भी लाए थे उनके यहाँ से पनीर, मतलब ऐसे हम ना बैठे हुए थे तो कोई आदमी कहा कि उनके यहाँ ना थोड़ा सा सस्ता मिलता है, तो हम भी चले गए, बहुत दिन पहले लाए थे। तो वहाँ गए तो लूज लूज पनीर तो ऐसे पैकेट में नहीं रहता बहुरी कंपनी का, और वो लूज दिए हमको, फ्रिज में से निकाल के दिए, बोले कि ताजा आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई शिकायत होगा तुमको कहिएगा। वास्तव में अच्छा था वो। नहीं ऐसे हम लोग तो पनीर घर में ही बना लेते हैं, लेकिन वहां से हम लाए थे थोड़ा सा। चलिए, तो कहने का अर्थ है कि पशुपालन से डेयरी उद्योग बहुत ज्यादा चलता है। अब चलते हैं खाद्य सुरक्षा। समझिएगा गौर से, हमारे देश में उत्पादन खाद्य का बहुत हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, जनसंख्या भी ज्यादा है, ये भी बात सही है। तो एक बड़ा टेंशन का बात रह गया कि भाऊ अरे उत्पादन करो, अब बर्बादे हो जाए, चूहे खा जाए, पकाती समय बर्बाद हो जाए, तो करना चाहिए नहीं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा खाद्य सुरक्षा होनी चाहिए, ताकि वो सब लोगों को उपलब्ध हो, अधिक दिनों तक चले, खाद्य संकट न हो। जैसे देखिए गौर करिएगा, बहुत सारे भोज में हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को कि खाना खाएंगे और पत्तल पर ना इतना इतना छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, आप उतने लीजिए जितना आप खा सकते हैं, या आपके पत्तल पर जो परी है उतना तो आप खा ही जाइए कम से कम, ठीक है ना। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को इतना इतना ढेर ढेर छोड़ता है। हम जब भी बैठते हैं भोज में, संभवतः कोशिश करते हैं कि बिल्कुल ही हमारे पत्तों पर न रहे। हाँ हम खा ही जाते हैं, हम उतने ही लेते ही हैं जितना हम खा सकते हैं, ठीक है। कोई जबरदस्ती भी करता है तो भाई हम मना कर देते हैं कि भाई नहीं, क्योंकि भाई जितना बर्बाद करने से क्या जाने क्या है ना। चलिए, तो इसीलिए खाद्य की सुरक्षा होनी चाहिए। अब अनाज उत्पादन करके लाए, हो सकता है कि वो क्या कहते हैं चूहा खा जाए, नहीं, घून पिपरी जो लग जाता है उसको कहते हैं, वो भिरिंग लग जाए तो बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए उसकी सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। देखिए, खाद्य को उचित मूल्य निर्धारण के लिए राष्ट्रीय खाद्य निगम की स्थापना की गई है। उत्पादकों के भंडारण के लिए गोडाउन और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना और बाजार कृषि बाजार लगाना चाहिए। अब देखिए सरकार क्या कर रही है कि खाद्य सुरक्षा के लिए ध्यान दिया है। वो कहती है कि देखो कि अनाज उत्पादन करोगे, बहुत सारे लोगों के पास ज्यादा अनाज हो जाती है, तो उस सुरक्षित भंडारण नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए बड़े बड़े गोडाउन बन गई है। गोडाउन बन गई है, जैसे मान लीजिए हम पूंजीपति वाले लोग हैं, अब हमारे पास पूंजी है तो हम क्या करते हैं, हर साल जो है ना काम नहीं करते हैं, हम किसी व्यापारी से किसी किसान से मोटे मोटे ट्रक के ट्रक खरीद लेते हैं। इस बार हम 25 ट्रक जो है ना गेहूं रख दिए हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसी तरह से सरसों जो है पिछले बार हम 20 ट्रक रख दिए थे, है ना। गोडाउन जो है, आप जाते होंगे मोरबा मेला रास्ते में देखे होंगे, नहीं, वहां पर हरसिंहपुर में एक कोठी है, वहां पर जो है गोडाउन बनी हुई है, वहां भाड़ा लेता है, गोडाउन का क्या लेता है, भाड़ा। हमें हमारी गाड़ी गई, वो सब उतार दिया, उसका काम है कि अनाज को सुरक्षित रखना, उसमें भंडारण में रखा गया है, समझिए। या मान लीजिए हमारे पास फल की खेती होती है, तब फल की खेती में हम लोग क्या करते हैं, उसको कोल्ड स्टोर में रख देते हैं, और ऑफ सीजन में निकाल करके यूज करते हैं, तो ज्यादा महंगा होता है क्या। जैसे सब्जियां की खेती, मान लीजिए अभी गोभी का खेती का सीजन नहीं है, तो गोभी हमने काट कर रख दिया कोल्ड स्टोर में मान लीजिए, और उसको हम लोग ऑफ सीजन के बाद हम लोग निकालेंगे, और उस समय 40 50 60 रुपए बेचेंगे। 7 रुपए वाला गोभी कितने में बिकेगी, कोल्ड स्टोर की बात कर रहे हैं। ऐसे कुछ फले हैं, कुछ सब्जियां हैं। तो कहने का अर्थ है कि इससे खाद्य सुरक्षा क्या होता है, उचित मूल्य मिल जाता है, किसान को लाभ होता है।
तो सरकार भी मदद कर रही है। उसको वेयर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? वेयर हाउस। जो वहाँ मोरबान बना हुआ है ना हरसिंहपुर में, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वेयर हाउस। हमारे घर में भी एक वेयर हाउस बनने की योजना है। हमारे भाई जी बनाएंगे, लिए हैं 6 कट्ठा जमीन अभी वहाँ। क्या कहते हैं उधर में? अरे नहीं, 4 लाइन नहीं, वहाँ नहीं लिए हैं। उधर नहीं, अपना जहाँ बाबा केवल थाना है ना, उसके उधर जो है गाँव, दरबा 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 तरफ में लिए हैं। और वहाँ 6 कट्ठा सड़क पर लिए हैं, और वहाँ पर वेयर हाउस हम लोग बनाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि देखिए, उसमें क्या होती है कि सरकार से मदद लिया जाएगा, सब कुछ सरकार का होगा, हम लोगों का कुछ नहीं होगा। सरकार से हम लोग लेंगे लोन, आप बनाएंगे, और धीरे धीरे उसको अपना पैसा चुकाते जाएंगे। अगर गड़बड़ हो गया तो सरकार समझेगी। हाँ, यही होता है। बड़ी बड़ी कंपनी वाला को घाटा उठा नहीं लगता है। बड़ी कंपनियां तो आराम से सरकार से पैसा ली, काम की, घाटा लग गया तो सरकार का घाटा लग गया, उसमें हमको क्या है? क्या है कि नहीं? चलिए, क्योंकि वो सब उसका इंश्योरेंस करवा लेती है, सब कुछ करवा लेती है। अब आगे चलिए, किसानों के लिए ऋण आदि की सुविधा उपलब्ध कराती है। देखिए सरकार क्या करती है, किसान के लिए ऋण भी देती है ताकि खाद्य सुरक्षा हो। सिंचाई और बिजली की सुविधाएं प्रदान की जाती है खाद्य उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए। अभी देखेंगे ना, खेतों खेतों में बिजली लग गया, पोल का खंभा लग गया है, और सब जगह समरसेबुल करवा दिया है किसान को सरकार कि भाई तू लोग समरसेबुल, उसमें सब्सिडी देती है। कहते हैं 1,40,000 के गाड़ोगे तो 1,20,000 हम ही दे देंगे, तो लगाओ तो सही से। हाँ, ऐसा ही होता ही है। अब जैसे हम भी एगो फैक्ट्री लगाने वाले थे, सरकार जो है ना वो जबरदस्ती दे देता है पैसा। खाली आप जाइए ना, कहीं एक फैक्ट्री लगाए हैं, सरकार आकर के आपका जितना पूंजी होगा उससे ज्यादा दे देगी। हाँ हाँ हाँ, सरकार। अरे मोदी जी नहीं, उसका आदमी आता है भाई। चलिए, इसके अलावा सतत पोषणीयता आधार पर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए किसानों को प्रेरित करना। यानी सतत पोषणीयता का मतलब कि सब दिन सब लोगों को भरपेट भोजन होते रहे, इसलिए किसान को प्रेरित किया जाता है। ए भैया, उत्पादन बढ़ाइए, अपना आबादी बढ़ेगा, अब 200 करोड़ हो जाएगा, कहाँ से खाएंगे सब आदमी? उत्पादन बढ़ाइए। किसान भाई सबको प्रोत्साहन दिया जाता है। अब मोदी जी बड़ा प्रोत्साहन दे रहे हैं, 2-2 हजार रुपया भेज देते हैं खाता में, साल में 6 हजार। देखे कि नहीं देखे हैं? देखिए, नामों रखे हैं बड़ा बढ़िया चुन के, किसान सम्मान निधि योजना, किसान को हम सम्मान दे रहे हैं। हाँ, आज जो किसान है वो ले लेता है। हम लोग तो किसान हैं ही ना भाई। अरे मतलब बड़े किसान नहीं है तो हम लोग तो छोटे किसान हैं। थोड़ी मोड़ी खेती बाड़ी तो होता ही है ना। चलिए, सघन खेती पर जोर देना, हरित क्रांति को सफल बनाना, ये सब हमारी प्रमुख। सुनिए सुनिए, अभी बहुत पढ़ना, ध्यान दीजिए। अब सुनिएगा, अब गरीबी रेखा अमीरी रेखा दोनों आ गया, देख लीजिए। अब से वो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बीपीएल क्या है? तो बिलो पॉवर्टी लाइन। यानी देखिए, एक, सुनिए ना, हाँ वही, एक निश्चित वार्षिक आय से कम आय वाले परिवार को क्या कहते हैं हम लोग? गरीबी रेखा में। जैसे नहीं समझे, समझिए, सरकार एगो आंकड़ा रखी है कि जिसको छत का मकान है उसको 5 यूनिट दो, जिसको 4 चक्की गाड़ी है उसको 4 यूनिट दो। सुनिए, जिनको नौकरी है उसको 4 सरकारी नौकरी 4 यूनिट दो, जिसके पास जमीन है अच्छी खासी तो उसको 3 यूनिट दो, है ना? ऐसे करके दिया है। जैसे 2 चक्का वाहन है उसके लिए 2 यूनिट दो, है कि नहीं? रंगीन टेलीविजन है घर में तो 1 यूनिट दो, मान लीजिए दिया। समझे? अब एक लाइन दिया है कि बउआ जी बाउंड्री लाइन है 20 यूनिट वाले जो रहेंगे वो, उससे नीचे वाले वो जाएंगे गरीबी रेखा में। अब 20 यूनिट से 21 हो गया जिसको वो चल जाएंगे अमीरी रेखा में, है ना? अब जैसे कोई हमारे यहाँ आया, कहेगा कि छत का मकान है तो हाँ है, तो चलिए 5 यूनिट मिल गया आपको। 4 चक्का वाहन नहीं, तो चलिए इनको 4 यूनिट नहीं मिला। अच्छा, आपके पास नौकरी है तो नहीं है, 4 यूनिट नहीं मिला। जमीन है तो हाँ तनका है, खेती बाड़ी जुकुर, तो 3 यूनिट मिल गया। मोटरसाइकिल है, हाँ है, तो 2 यूनिट मिल गया। रंगीन टेलीविजन है तो हाँ है, तो 1 यूनिट मिल गया। 5 3 8 2 10 1 11, हमको 11 यूनिट मिला, तो हम गरीबी रेखा में हैं। नहीं, इसी तरह से जिसको मान लीजिए और सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कोई किसी के पास गया, छत का मकान है तो हाँ, सरकारी नौकरी है तो हाँ, जमीन है तो हाँ, 4 चक्का वाहन है तो हाँ, सब ऐसे सब दे दिया। हाँ, इसको हो गया 25 यूनिट। क्या बताइए, कौन होगा, गरीबी या अमीरी? अमीरी गरीबी मापने का एगो सिस्टम है।
समझ में आई बातें कैसे मापा जाता है? मापा जाता है। तो अब तो लगभग सब लोग अमीरी रेखा में आ जाते हैं, लेकिन एक निश्चित आय भी होनी चाहिए। वार्षिक आय हमारी कितनी है? क्लियर? अब समझ गए बात को, गरीबी रेखा। इसको बीपीएल कहते हैं। गरीबी रेखा को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, वहां पर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसी रेड से रंग दिए हैं, पूछेगा गरीबी रेखा वाला को, गरीबी रेखा के ऊपर वाला को एपीएल, एबव पॉवर्टी लाइन। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बीपीएल का फुल फॉर्म, बिलो पॉवर्टी लाइन, वहां पर रहता है, ले देगा एगो बिलोंग पॉवर्टी लाइन, एगो देगा बिलो पुअर लाइन, बिलो प्रॉपर्टी लाइन, नहीं ऐसे करके 4 गो दे देगा, उल्टा पुल्टा घुमा के दे देगा। तो आप देखिएगा बिलो पुअर लाइन, हाँ तो बीपीएल तो हो गया, पुअर लाइन गरीबी रेखा ना, तो गड़बड़ा जाइएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा बिलो पॉवर्टी लाइन, हमने रेड रंग से रंगा है, इसका मतलब समझिएगा कि बीबीआई है, ऑब्जेक्टिव पूछता है। यहाँ पर एपीएल था, एबव पॉवर्टी लाइन। चलिए इतना समझ गए। अब चलेंगे प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। कृषि भारत की एक विरासत के रूप में मिली हुई है, जीविकोपार्जन के लिए एक साधन है, लेकिन बढ़ती आबादी के लिए इसका विकास किया जा रहा है। इसके निम्न उपाय हैं। देखिए, हमें विरासत में मिली है, हम लोग खेती तो बचपन से ही करते आ रहे हैं, नहीं हमारे दादाजी करते थे, हमारे परदादाजी करते थे, है कि नहीं? सब लोग करते हैं, धीरे धीरे हम लोग भी कर रहे हैं, कोई कम और कोई ज्यादा कर रहा है। सुनिएगा सुनिएगा, लेकिन हमारी आबादी बढ़ रही है, तो एगो चिंता का विषय नहीं हो गया कि सब लोगों को भरपेट कहाँ से भोजन खिलाओगे? तो उत्पादन बढ़ाओगे ना, तो सरकार भी इस पर बहुत ध्यान दे रही है। सबसे पहले क्या कर रही है? कृषि व्यापार लगा रही है, ताकि किसान को ज्यादा फायदा हो, इसलिए कृषि व्यापार। अब कहेगा सर नहीं समझे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोग किसान हैं, डायरेक्ट कोई बाजार नहीं रहेगा, तो आपके यहाँ कोई व्यापारी आएगा, व्यापारी आ करके सस्ता दरों में खरीद लेगा? नहीं खरीद लेगा, वो ले जाएगा, वो ऊंचा दर पर बेचेगा। अभी व्यापारी वही ना करता है, आप लोगों से क्या करता है? जैसे अभी मकई बिक रहा है मान लीजिए 25 रुपए केजी, तो वो जाता है आपके यहाँ से 18, 19, 20 रुपए में खरीद लेता है, वो 25 रुपए में बेच देता है, उसको सूखा सूखी फायदा। पंजाब भर में जाइएगा तो इस तरह की बातें नहीं है, वहां बाजार लगी हुई है, वहां पर किसान अनाज को लोड करता है गाड़ी पर, अब बाजार में जाकर के खुद बेच लेता है। अपने यहाँ भी है, अब अपने यहाँ किसान छोटे छोटे हैं, अब गाड़ी की उतनी व्यवस्था उनके पास है नहीं, अगर ले भी जाएंगे तो महंगे पड़ जाएगा उनको। क्या, अब मान लीजिए हमारे पास 2 कुंटल गेहूं मकई हुआ है, और उसको बाजार ले जाएंगे तो क्या होगा? ये गाड़ी वाला कहेगा दे दीजिए 1200 रुपया, जा 2 कुंटल का 1200 वही ले लिया, तो बचा हमारा कौन? उससे बढ़िया यही बेच देते हैं। सरकार ने क्या किया है, जो पैक्स है उसमें व्यवस्था किया है, जो पैक्स जैसे अपने यहाँ जो पैक्स है जहाँ से कोटा उठाते हैं वहाँ पैक्स है, तब पैक्स में ने क्या किया है, धान को खरीदने का अलाउ दिया है, लेकिन समस्या क्या है कि मार्केट से वो कम में दाम में खरीदती है। जैसे कोई आपके यहाँ किसान गया है खरीदने के लिए, उससे वो कम में खरीदती है, आप पैसे वो देते हैं इस साल के बदले उस साल। यहाँ किसान गरीब आदमी तुकतुकाई ले बेचता है बेचारे, घर घर में बीमार पड़ल रहता है, छप्पर चढ़ावे के रहता है, एलिवेस्टर लावे के रहता है, तो वो अब 1 साल बाद लेगा? तो हम लोगों को व्यापारी को दे देता है, वहां पर नहीं बेचता है। लेकिन सरकार ने क्या किया भाई, कृषि व्यापार लगाई है, ताकि किसान डायरेक्ट बेचे तो उसको ज्यादा लाभ हो। ये सरकार अपना कर रही है, काम हो ना हो वाली बातें हैं। चलिए आगे, कृषि सूचना तकनीक का विकास। देखिए, कृषि सूचना तकनीक का विकास किया गया है कि किस फसल में कौन सा उर्वरक डालनी है, कितनी मात्रा में कौन सा खाद डालनी है, कितनी सिंचाई करनी है, नहीं कौन मौसम में कौन फसल अच्छा रहेगा, ये सब सरकार ना सूचना देती है। अब हम लोग उतना बुद्धिमान है नहीं, कोई मोबाइल में कोनो कृषि ऐप लोडे नहीं करते हैं, आज सीधे खेती शुरू कर देते हैं। लेकिन सरकार कर रही है, सरकारी व्यवस्था कर दिया है, लेकिन हम लोग अभी अभी उस पर नहीं गए हैं। सूचना तकनीक है, ताकि उससे क्या, अब जैसे देखिए हम इस बार ना जो नदी वाले खेत हैं, 18 कट्ठा का एक टुकड़ा है, उसमें ना सरसों का हम बुआई किए हैं। जानते हैं हम कितना रुपए लाए हैं खरीद करके? 4 रुपए सरसों बीज लाए हैं खरीद करके। मार्केट में गए तो बताया 80 रुपए होगा, जबकि सरसों टोला वाला गांव में मिलता है 40 रुपए, अब बीज वाला गए तो 80 रुपए। हम दिमाग लगाए कैसे होगा, ऑनलाइन कर दिए,
ऑनलाइन कर दिए, सरकार 4 रुपए किलो में हमको दे दिए एक बोरा लाके, छिड़ दिए। हाँ, मटर मटर भी बुआई करेंगे इस बार, हम सोचे हैं ऑनलाइन करवा देंगे, आराम से जाएंगे एक बोरा ले आएंगे मटर ब्लॉक से। देखिए व्यवस्था तो सरकार की है, सरकार की व्यवस्था है, लेकिन हम लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सूचना तकनीक है लेकिन हम यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सरकार किसान को उत्पादन बढ़ाने के लिए कर रही है कि सस्ता में उन्नत बीज दोगे उत्पादन तो बढ़ेगा ही। बहुत सारा किसान पैसा के अभाव में उन्नत बीज नहीं लेता है, पुरन के बीज को बो देता है, तो सरकार मदद कर रही है। ठीक है, और सब चीज का बीज मिलेगा आपको ऑनलाइन करिएगा तो, लेकिन हमारे पास ना अकल है ना ज्ञान है, क्या करेंगे। चलिए, अब भूमि सुधार, सरकार देखिए धरती के सुधार में भी लगा हुआ है कि जैसे कोई मिट्टी में उत्पादन कम हो गई है तो उस पर भी ध्यान देती है, नहीं देती है, कहते हैं मिट्टी की जांच करवाइए, कौन उर्वरक सूट करेगा, अम्लता भस्मता, तो इसमें भी ध्यान दे रही है। और हरित क्रांति, हमारे देश में ना बुआ जी हरित क्रांति लाया गया, क्योंकि देश में अनाज उत्पादन जो बढ़ा है ऐसे नहीं बढ़ा है, क्योंकि देश जब आजाद हुआ था, अच्छा कौन साल में हम लोग आजाद हुए थे, 1947 में, याद आया, आया था उस समय जानते हैं हम लोग विदेश से, अमेरिका से, अर्जेंटीना से, कनाडा से हम लोग चावल गेहूं मंगवाते थे, सब लोगों को भरपेट भोजन कराते थे। क्या आज हम लोग उसको भेजते हैं दूसरे दूसरे देश को, तो लोग खाओ, बकरियों के खिलाते हैं। इसका मतलब है कि उत्पादन बढ़ा है ना बूजी। अब उत्पादन बढ़ा है तो कैसे बढ़ा, तो हरित क्रांति के कारण। सुनिएगा, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, सबसे पहली हरित क्रांति कब आई हमारे देश में, 1967 से 68 में हरित क्रांति की शुरुआत है यहाँ से, इस पहली बार योजना लगाई गई। फिर बाद में 1983-84 में इसका फिर से शुरुआत हुआ। माने पहली बात आपसे पूछा जाएगा कि हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखेंगे। नहीं नीचे वाला नहीं पूछता, ऊपर का पूछा है। हाँ चलिए, हरित क्रांति का दूसरा भी याद रखिएगा, यहाँ पूछ देगा। अब आगे चलिए, ये तो था फसल के उत्पादन में। अच्छा कोई पूछेगा हरित क्रांति किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे, फसल के उत्पादन में आशा से अधिक बढ़ोतरी। जैसे देखिए पहले अपने यहाँ ना हम लोग बच्चा थे, तो गेहूं का खेती जब होता था तो हमारे यहाँ बगल में एक दीदी लगती थी, वो ना उनका पति का देहांत हो गया था, तो वो ससुराले में मतलब यहीं रह गई, ससुराल नहीं गई। तो हम लोगों का खेत जो था ना उधर में, बचपन से ही हम लोगों का खेती पिताजी यार नहीं करते थे, जो भी खेत है ना वो लोग ठीक है बटाइया, अभी भी हम लोग ठीक है बटा लगा देते हैं, थोड़ा मोड़ा करते हैं, तो वो उधर में कर देते थे। तो हमको देख याद है कि वो गेहूं लाती थी, तो गेहूं का खेत होता ना, तो बाली काट के लाती थी, 10 कट्ठा का एगो टुकड़ा था, उसमें से लाती थी 10-12 बोरी जो है वो लाती थी, बाली काट के और लाती थी अपने दरवाजा पर रखती थी, फिर उसको ना धूप में सुखा के और डंडा से पीट पीट के आ गेहूं निकालती थी, तन का होता था। हाँ, 7-8 बोरा मान लीजिए गेहूं हुआ 10 कट्ठा में, अंदाज एगो रखिए, समझिए कि अंदाज में रखिए कि 1 कट्ठा में 20 किलो 18 किलो होती थी खेती। अब देखिए 60 किलो 80 किलो 120 ऐसे करके होता है, अच्छा उत्पादन होती है, तो उत्पादन बढ़ा है ना, तो इसी को कहते हैं हम लोग हरित क्रांति। क्या पेठिया पर गया है ना, बैगन देखे हैं आधा आधा किलो के एगो रहता है, गोभी देखे हैं कि नहीं, गोभी गोभी 3 किलो का छत्ता एगो रहता है। क्या हाँ, 3 किलो एगो छत्ता खरीद लीजिएगा तो 4 दिन पेठिया लाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, हमारे पिताजी थे ना, तब पेठिया जाते थे, हम लोग भाई लोग साथ में थे, तो हमारे पिताजी पेठिया से आते थे, रायपुर पेठिया से एगो बोरा में, चट्टी वाला बोरा में आधा बोरा खरीद लेते थे, सस्ता हुआ उस टाइम में। हाँ, एक के रंग के सब्जी 10 किलो खरीद लिए, 3 रुपए 2 रुपए बैगन दिया, 2-3 रुपए गोभी दिया, भर लेते थे, लेके आ जाते उछल देते। अब मैडम जी बोलती थी बाबूजी लाते हैं ना तो एक के बार ले आते हैं, तो ना देखिए खाती है मोने उमट जाता है, नहीं एक के रंग का सब्जी जो रोज खाइएगा अच्छा लगेगा, मन हो जाता थी, ऐसे बोलते थे। लेकिन पिताजी पुराना वाला आदमी, एक के बार गए आधा बोरा उठे ले चल आए अपना लोड करके, हम देखते थे। अब हम लोग जाते हैं तो आधा आधा किलो लेते हैं, 4 क्वालिटी का लेते हैं, 2 रंग का अपना खाते हैं मिला के। चलिए हाँ खत्म, चलिए बाजी ये तो समझ गए। अब आगे चलेंगे, ऑपरेशन फ्लड क्या है, आपसे पूछा जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का मतलब हुआ फ्लड्स, कहिए उसको बाढ़, श्वेत क्रांति यानी
दूध के उत्पादन में आशा से अधिक बढ़ोतरी को कहते हैं हम लोग श्वेत क्रांति। तो वो हरित क्रांति, तो हरित क्रांति में फसल उत्पादन को हम लोग बढ़ाए। एक होता है श्वेत क्रांति, इसमें दूध के उत्पादन को हमने बढ़ाए। एक होता है रजत क्रांति, तो उसमें अंडा के उत्पादन में वृद्धि हुआ। जैसे हम लोग पढ़े थे क्लास 9th में ILS 82, HS 260, B77, नहीं, मुर्गी का हम लोग उत्पादन शुरू किए, अंडा एकदम बढ़ के बहुत ज्यादा था, इसको कहते हैं रजत क्रांति। टमाटर या मांस के उत्पादन में वृद्धि को कहते हैं हम लोग लाल क्रांति। मछली उत्पादन में वृद्धि तो नीली क्रांति, याद रखिएगा, मछली के वृद्धि तो नीली क्रांति, लाल क्रांति समझ गए। इसी तरह अब चलते हैं, श्वेत क्रांति समझ गए, दूध के उत्पादन में वृद्धि। अब जैसे हम लोग बहुत सारे मवेशी नए नए उन्नत नस्ल का पालते हैं, उत्पादन हमारी क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब आगे भूमंडलीकरण का भारतीय कृषि पर प्रभाव। अच्छा, भूमंडलीकरण क्या है समझते हैं आप लोग। देखिए, भूमंडलीकरण का मतलब हुआ कि पहले क्या था कि कोई भी देश के व्यापारी किसी दूसरे देश व्यापार करने के लिए नहीं जा सकते हैं, ठीक है, कोई भी नियम तहत भी नहीं जा सकते थे। लेकिन अब क्या किया गया है, व्यापार को बढ़ाने के लिए विश्व संगठन जो है वो एक ध्यान दिया कि कुछ ऐसे नियम होनी चाहिए जिसके तहत दुनिया के व्यापारी व्यापार करने के लिए दूसरे दूसरे देश जा सकते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं भूमंडलीकरण, ठीक है। पहले जैसे भारत के व्यापारी जो थे ना, वो दूसरे देश नहीं जा सकते थे, या डायरेक्ट वहां व्यापार नहीं, वहां जाएंगे व्यापार करने तो उस कंपनी के साथ टारगेट करेंगे, समझौता तब करेंगे। जैसे अपने यहाँ भारत में थी, जैसे अपने यहाँ हीरो कंपनी थी साइकिल की, जापान की एक होंडा कंपनी थी, वो आई तो अपने यहाँ मिल के आज दोनों हीरो होंडा कंपनी बनाई। डायरेक्ट डायरेक्ट वो व्यापार नहीं कर सकती थी। लेकिन भूमंडलीकरण जब शुरू हुआ तो इसके तहत चाहे आपका संबंध उस देश के साथ अच्छा हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है, वो देश की कंपनियां अपने यहाँ व्यापार कर सकती है। जैसे अभी देखिए, चाइना के साथ, हाँ, चीन के साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं है, दोनों देश हैं, पड़ोसी देश हैं, लेकिन संबंध अच्छा नहीं है, मिठास वाला नहीं है। हाँ, देखिए, मिठास से को याद आया, एक एक हमारे यहाँ एक विद्यार्थी थी, उसकी भाभी का नंबर ना हम सेव किए ना, तो उनके भाई पति का नाम था मिथिलेश, हम सेव करते समय ना लिखा गया गलती से मिठास, सेव हो गया, तो हम लिखे मिठास, उसकी भाभी जो है ना, वो अपना मोबाइल में हमारा नंबर लिख खटास लिख के सेव कर दी। तो एक दिन देखी ना था, बोले कि सर जी का नंबर आप खटास काहे कर दिया है, वो कहा गलती से सेव हो गया। हमारे मोबाइल में देखा तो कहा कि मिठास। देखिए भाई, हम लोग कितने अच्छे हैं, हम मिठास लिखते हैं, कोई हमारे बारे में खटास का काम करती है। आइए किताब की ओर। हमारा संबंध सुनिएगा, अच्छा, मिठास वाला संबंध नहीं है, खटास वाला संबंध है। लेकिन फिर भी उस कंपनी, उस देश की कंपनियां, जैसे वीवो है, ओप्पो है, नहीं, ये चाइना की कंपनियां हैं, फिर भी हमारे देश में व्यापार करती है ना। तब भूमंडलीकरण समझ में आ गई बातें, कि कोई भी देश के व्यापारी किसी देश में व्यापार करने के लिए जा सकती है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण से हमारे देश को क्या फायदे हुए, क्या हानि हुई, अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ऐसे हम लोग दूसरे विषय में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अब आ गया चर्चा तो बता देते हैं। एकदम बड़ा ही VVI क्वेश्चन है, एकदम VVI क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, कि भूमंडली वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मतलब सुनिएगा ना, VVI का, सॉरी, भूमंडलीकरण का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, उससे कुछ अच्छा प्रभाव पड़ा है और कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ा है। अच्छा क्या है सो देखिए, इससे वस्तुएं ना सस्ती सस्ती मिलने लगी है, आसानी से उपलब्ध होने लगी है। अब जैसे देखिए, अभी पहले जितना अपने यहाँ गाड़ियां थी, आज उससे बढ़ गया है या कम हो गया है, बढ़ गया। पहले के समय से सस्ते में अब सामान मिल रही है। आज से हम लोग 15 साल पहले जो मोबाइल खरीदते थे ना, अगर बड़ा वाला मोबाइल खरीदते थे तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी। अब ना कम में सामान मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आई हैं, सब के बीच में ना कंपटीशन होता है। आपको लगता होगा सर जी 10,000 में मोबाइल मिलता है, अरे 10,000 में वो मोबाइल है ना, अगर एक कंपनी होती ना तो उसकी कीमत 25,000 होती जो 10,000 में है। लेकिन अब इतनी कंपनियां हैं, पीको है, वीवो है, ओप्पो है, टेक्नो है, सैमसंग है, कौन कौन सी कंपनी है, नोकिया है, ये सारी कंपनियां के बीच में ना कंपटीशन होते रहता है।
हम कम में ग्राहक को देंगे तो हम कम में देंगे, आपको लगता होगा कि हमसे ज्यादा में लिया जा रहा है, लेकिन कम में देती है वो, तो आपको सस्ता में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम लोग जब पहली बार एयरटेल कंपनी जब अपने यहाँ लॉन्च हुई थी तो 330 का रिचार्ज कराते थे, उसमें भी बात कम ही होता था, पैसा रहता था, महीना पूरा खत्म हो गया। अब बात नहीं हो, मैं दिखा रहा है 200 रुपया, अब बात खत्म, ना फोन आना है ना जाना है। तब फिर 330 कराते थे रिचार्ज, 330 हो गया और 200 पहले वाला 500 शो कर रहा है। उतना पहले मोबाइल कहाँ था, 100 का बात होता था, 400 शो कर रहा है, महीना पूर गया, बात खत्म। अब तो 200 में कम से कम भर मतलब तो बतियाते हैं, पेट भर के एकदम कान में धरैले रहते हैं, ताकि आतर में धरले रहते हैं, समझ रहे ना। देखिए कभी उसमें टेंशन रहता है कि पैसा खत्म होगा, सस्ता है कि नहीं है, जितना मन है जितना बतियाइए। आटा भले महंगा हो गया लेकिन डाटा फ्री हो गया है, नहीं तो सुनिए ना, तो कहने का मतलब ये है कि सब कंपटीशन का फेरा है, तब भूमंडलीकरण से फायदा हुआ है बुआरे, कि सस्ता में घोड़े पर मिल जाता है। ये जो देखते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन, कौन कौन कंपनी है, नहीं ये सब क्या करती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सस्ता में आपके घरे पर दे जाती है। कुछ सामान उसमें महंगी भी रहती है और क्वालिटी में थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, लेकिन चलिए अब ये हो गया। अब हानि क्या हुआ, तो लाभ हुआ, हानि क्या हुआ सो देखिए। तो हानि हुआ है कि जो छोटी छोटी कंपनियां थी वो तो विलीन हो गई, कहेगा नहीं। अब जैसे कि फ्लिपकार्ट क्या, अब बहुत सारी दुकानें हैं, तो अब ऑनलाइन आप शॉपिंग कर लेते हैं, अब दुकान वाला को फायदा होता है, नहीं ना हो रहा है, उतना तो उसको घाटा लग रहा है। तो इसीलिए इससे क्या हुआ, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो दिवालिया होती जा रही है ना। तो ये थोड़ा सा हानि भी हुआ है, तब भूमंडलीकरण से लाभ भी है। और लेकिन हमें पढ़ना था कृषि की बात, वो तो हम लोग बाहर की बात पढ़ रहे थे, अब कृषि पर आइए। भूमंडलीकरण में किसी देश की व्यापारिक व्यापार के लिए स्वतंत्र है, अच्छी सामान को किसी भी देश में पहुंचाया जा सकता है। अब भूमंडलीकरण से हम लोग किसी भी चीज को ना दूसरे देश पहुंचा सकते हैं। हाँ, आपका क्वालिटी बेहतर होना चाहिए, है ना। जैसे देखिए बासमती चावल हमारे भारत की दुनिया में छा गया, अब हम लोग यहाँ से उत्पादन करते हैं, बेचते हैं। देखिए एक बासमती चावल है, लेकिन उसका उत्पादन अपने देश में होता है, हम लोग दुनिया के देशों को खिलाते हैं बासमती के नाम से। ऐसे देहरादून का चावल बहुत, वो क्या कहते हैं, अच्छा अच्छा चावल होता है। एक के जगह का चावल होगा अच्छा वाला, लेकिन और जगह का, लेकिन नाम से हम लोग बेच देते हैं सब चावल को, उसमें ठास ठूस के। कुछ मसाले हैं, कुछ मसाले हमारे यहाँ का जो हम लोग विदेश भेजते हैं। अब मिर्चाई ना, धनिया ना, जायफल, काली मिर्च, वो सब भेजते हैं। जाफर नहीं होता है, वो जाफर नहीं खाते हम लोग, वो इलायची लौंग ये सब ना भेजेंगे। ये मिर्चाई धनिया बेचने से पेट भरने वाला है हो, वो भेजेंगे। जीरा भेजेंगे 1200 रुपए किलो भेजेंगे, रुपाएगा मोटा करके। तो कुछ आयुर्वेदी जड़ी बूटियां हम लोग विदेश में अपना क्या कर लिए हैं, पैर जमा लिए हैं। अभी देखिए हमारा गला कुछ पहले बहुत ज्यादा नहीं खराब था, एगो ना हम सर्च किए कि भाई कैसे हमारा गला ठीक होगा, एगो लाए हैं मुलेटी नामक जड़ी बूटी, हम चिबाते हैं, वो ले आए, एकदम लकड़ी है, मुंह में दांत से चिबा चिबा के उसको पूरा पूरा रस चूस लेते हैं उसका। तो अब कुछ ना गला फ्रेश बुझाता है तनका तनका, तो हमारा गला तनका बोलते थे बढ़ जाता था, अभी वैसा है। तो कहने का अर्थ है ये कि हम ज्यादा बोलते हैं परेशानी होती है। तो जड़ी बूटियां भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, हमने विश्व में बना पैर जमा लिया है कि भाई हमारा भूमंडलीकरण से हमको कुछ फायदा हुआ कि चावल, मसाले, जड़ी बूटियां हमने विश्व को खिला रहे हैं एकदम करकरा के, खूब भारत को आमदनी हो रहा है। कोई दिक्कत, आशा समझ गए होंगे। तो आज क्या, हाँ, अब एक मसालों का प्रदेश किसे कहते हैं, तो केरल को। ये सब अब देखिए में चल जाएगा, तो अब थोड़ा बहुत छूट गया तो आज के लिए इतने ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपने भाई को विदा दीजिए, जय हिंद, जय भारत।